हिंदी साहित्य की कहानियों के संग्रह से आज सुनिए हिंदी की सशक्त कथाकार वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी ज़िंदगी की ईएमआई। तो शुरू करें कहानी ज़िंदगी की ईएमआई। सुबह का समय, गहरा नीला समुद्र जिस पर अटखेलियाँ करती सफ़ेद झागदार लहरें, कभी ऊपर आती हुई कभी नीचे जाती हुई, और उनके बीच में तैरती हुई मछलियाँ, उन मछलियों को एक एक कर फांस कर आग में भूनते आदमी, ये सारा विनाश करती हुई एक अंगुली और दम साध कर देखती हुई दो जोड़ी स्थिर आँखें। देवांश, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मम्मी की तीसरी आवाज़ के साथ ही देवांश ने अपने मोबाइल की ब्लू लाइट से आँख हटाकर घड़ी की ओर देखा। ओह, टाइम हो गया, कहते हुए एक नज़र अपने स्कूल बैग की ओर डाली। मैथ्स का काम तो अभी भी पूरा नहीं है, मैम डांटेंगी। चलो आज मैम से एक दिन का समय मांग लूँगा, पर पापा रात में सवाल करवाएंगे क्या? वो बैग से अपनी कॉपी निकाल कर पापा के पास गया। पापा, मेरे मैथ्स के सवाल सॉल्व करने में मुझे आपकी मदद चाहिए। नहीं बेटा, आज तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, ऐसा करो संडे को तुम्हारे साथ बैठूँगा। पापा, न जाने ये संडे कब आएगा, पिछले 6 महीने से तो आया नहीं। बहुत फालतू बातें करने लगा है, अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि पिता से जुबान लड़ाओ। और जो तुम रात को सोने से पहले तक मोबाइल में आंखें गड़ाए रहते हो और सुबह उठकर फिर से वही करते हो, इतना समय खुद से सवालों से उलझो तो खुद ही समझ में आने लगेंगे। देखते नहीं, दिन रात तुम्हारे लिए ही कमाता रहता हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत है नौकरी करने की। देवांश सर झुकाकर सुनता रहा और सोचता रहा कि अगर खुद से निकल आते तो क्यों पूछता। तभी मम्मी की आवाज़ सुनाई पड़ी, बेटा ब्रश करके जल्दी से नाश्ता कर लो। वो ब्रश मुंह में दबाए दबाए मम्मी के पास किचन में गया। मम्मी उसका लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। मम्मा, रोज़ चीज़ ब्रेड स्कूल लंच में ले जाते हुए ऊब होने लगी है। दोस्त भी हंसी उड़ाते हैं, ये तो पक्का चीज़ ब्रेड लेकर आया होगा। क्या आप मेरे लिए आज कुछ अच्छा बना देंगी? नहीं बेटा, तुम्हें पता है ना, सुबह 7 बजे तुम्हारा लंच तैयार करना पड़ता है, फिर मुझे तैयार होकर ऑफिस जाना होता है, शाम को लौटते समय घर का सामान लाना, फिर खाना बनाना, सुबह की तैयारी करना, कितने काम है मेरी जान पर। अकेली क्या क्या करूं? आखिरी नौकरी तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, ताकि तुम्हें बेहतर भविष्य दे सकूँ। कम से कम तुम लंच में तो एडजस्ट कर सकते हो। कभी समय मिलेगा तो बना भी दूंगी। सुपर बिजी रागिनी और सुपर डुपर बिजी विक्रम का अपने 11 वर्षीय पुत्र देवांश से लगभग हर सुबह होने वाला ये वार्तालाप सामान्य लग सकता है, पर इस सामान्य से वार्तालाप से देवांश के मन में उपजे एकाकीपन को उसके माता पिता नहीं समझ पा रहे थे। तो किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती है? उनके अनुसार वे सब ये देवांश के लिए ही तो कर रहे हैं। 2 साल पहले दिल्ली में लिए गए लाखों के 2 बेडरूम फ्लैट की ईएमआई तो भर ही रहे थे। अभी हाल में 2 एसी और होंडा अमेज भी ईएमआई पर ले ली। घर ऑफिस इन 2 पहियों पर जिंदगी भाग रही थी। तसल्ली इस बात की थी कि अपने घेरे के समाज में उनकी भी थोड़ी सी इज्जत हो गई थी। ये अलग बात है कि इसके चलते एक एक पैसा दांत से खींच कर रखना पड़ता था। इसीलिए देवांश को पढ़ाने की जिम्मेदारी विक्रम ने और घर के सारे कामों की जिम्मेदारी रागिनी ने ले रखी थी। जिसे भागती दौड़ती जिंदगी में ठीक से ना निभा पाने की जिम्मेदारी वो हर दिन अगले दिन पर टाल देते। पैसों या देवांश की वजह से उनके बीच झगड़े भी होते, जो देवांश के हिस्से में आए उनके तिनके भर समय को भी सुहा कर देते। स्कूल से आने के बाद देवांश खुद ही घर का ताला खोलता। सूने शांत घर में वो उस समय बिल्कुल अकेला होता। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर माइक्रोवेव में खाना गर्म करता और खाता। अक्सर तो वह खाना खाता ही नहीं था, मैगी बना लेता। फिर उसके बाद कभी सोफे पर पड़ा रहता तो कभी मोबाइल लैपटॉप पर कुछ खंगालता, कभी रिमोट से टीवी के चैनल बदलता। लेकिन अब उसे इसमें भी मज़ा नहीं आता था। उसे घर एक कैद खाना सा लगता, पर पापा मम्मी की अपने इकलौते पुत्र की सुरक्षा के लिए घर से बाहर न निकलने की सख्त ताकीद उसे मन या बेमन से माननी ही पड़ती। बाहर दोस्त खेलने को बुलाते, पर वो कोई बहाना बनाकर मोबाइल में बिजी हो जाता। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी, इस बरमुडा ट्रायंगल में उसकी ज़िंदगी का जहाज़ डूब रहा था। पहले ऐसा नहीं था।
3 साल का था तब तक तो दादी साथ ही रहती थी। फिर दादी को दिल्ली की पोल्यूशन भरी हवा रास नहीं आने लगी। सांस की दिक्कत हो जाती है, बार बार हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता। पापा ने मना कर दिया उनको। अम्मा आप ना आया करिए, बीमार पड़ जाती हैं, वहाँ कम से कम ठीक तो रहती हैं। देवांश की चिंता ना करिए, हम आया रख लेंगे। गांव जाती दादी से चिपक कर कितना रोया था वो। दादी भी बहुत रोई थी और बार बार पापा से कह रही थी इसे जल्दी जल्दी गांव घुमा लाया करो, हम भी देख लेंगे बढ़ते हुए। पर पापा मम्मी साल में बस एक बार ले जाते और हर बार वो रोते हुए ही वापस लौटता। दादी उसके साथ कितनी सारी चीज़ें, खिलौने, लड्डू, मठरी, अचार रख देती, पर वो नहीं आती उसके बार बार बुलाने पर भी। तब से 2 साल पहले तक, यानी फ्लैट खरीदने तक, आया दीदी उसके साथ रहती थी। बहुत प्यार करती थी उसे आया दीदी। उसे खाना खिलाती, कहानी सुनाती, उसके साथ खेलती भी। ट्यूशन टीचर भी आती थी। वो थोड़ी सख्त थी पर सही पढ़ाई करने पर चॉकलेट भी देती थी। पर अब ये सब उसे खुद ही करना पड़ता था। मम्मी कहती हैं कि वो बड़ा हो गया है, ग्रोन अप, वो ये सारे काम खुद कर सकता है, स्मार्ट बॉय है। देर रात या संडे को पापा उसे पढ़ा भी देते। उसे भी बहुत अच्छा लगता है स्मार्ट बॉय बनकर। मम्मी तो मम्मी, आसपास की आंटियां भी उसकी तारीफ़ करती। कितना होशियार है देवांश, हमारे बच्चों को देखो, हर बात पर मम्मी की ही आवाज़ लगाते रहते हैं। अपनी तारीफ़ सुनना उसे बहुत अच्छा लगता था। तभी तो शाम को मम्मी के साथ बर्तन भी धुला देता, तो कभी वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर सुखा देता या मेज सोफ़े की धूल साफ़ कर देता। इसके बाद मम्मी भी उसे बहुत प्यार करती, रात में कहानी भी सुनाती। पर कार लेने के बाद अब तो मम्मी पापा और देर से आने लगे हैं, ओवर टाइम करने लगे हैं। मम्मी कहती हैं ईएमआई के लिए ये ज़रूरी है। फिर कार तो उसी के लिए आई है जिसमें बैठ कर वो घूमने जाएगा। पर कार में अभी तक वो 3 बार बैठा है। एक बार जिस दिन कार आई थी और पापा उसे लेकर मंदिर गए थे पूजा करवाने, और 2 बार डॉक्टर के यहाँ गया है बीमार पड़ने पर। अब उसे घर का काम करना अच्छा नहीं लगता था। मम्मी उसे डांटती, बड़ा होता जा रहा है तो ढीठ होता जा रहा है, हम इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसे हमारी कोई परवाह ही नहीं। छोटा था तो कितना अच्छा था, पापा भी कहते। अब तो खुद से पढ़ता भी नहीं और हम इसको सुरक्षित भविष्य देने के लिए चुके जा रहे हैं। वो पढ़ाई में भी लगातार पिछड़ रहा था, पर उस पर अब इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी, मम्मी पापा के आने तक उसका यही क्रम चलता। ये ऊब भरी ज़िंदगी उसे निरर्थक लग रही थी। उसके लिए ज़िंदगी बोरिंग हो चुकी थी, जहाँ कोई एक्साइटमेंट नहीं था। ज़िंदगी की लौ फिर से जलाने के लिए वो नए नए मोबाइल गेम्स खेलता रहता है। कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना और सिविलियंस को मारना उसे बहुत अच्छा आता। कई लेवल उसने इसमें क्रॉस किए थे, पर अब वो भी बोरिंग लगने लगा था। अब क्या करें? उसके साथ पढ़ने वाला ज़्यादातर बच्चे भी उसी तरह बोर होते हुए बच्चे हैं, जो रोज़ नए नए वीडियो गेम्स में अपनी बोरियत का इलाज ढूंढते रहते हैं। उसने तो फिर भी गांव देखा है, पेड़ पर चढ़ा है, बम्बा में नहाया है। उसके कई दोस्तों ने तो ये भी नहीं देखा है। एक दिन स्कूल बस से लौटते समय उसने 10th क्लास के भैया लोगों की बात सुनी, जो डीप वेव और डार्क वेव के बारे में बता रहे थे। ये बातें उसके लिए नई थीं। उसने ध्यान लगाकर उनकी बातें सुननी शुरू कर दी, पर उसको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। उसने हिम्मत करके पूछा। उनमें से एक ने तो बच्चा है कहकर बिल्कुल मना कर दिया, पर एक ने कहा यार पूछना चाहता है तो बता देते हैं, नॉलेज बढ़ेगी, बच्चा भी कब तक रहेगा। उन्होंने ही बताया कि वेब का वो हिस्सा जो हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं वो नॉर्मल वेव होता है, और उसके आगे भी डीप वेव होता है जो उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा बड़ा होता है, और उसके आगे डार्क वेव। समझ लो कि पूरा एक वेब एक आइसबर्ग है। नॉर्मल वेव उसका वो हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखता है, डीप वेव जो पानी के अंदर है, और डार्क वेव जो उस आइसबर्ग की आखिरी छोटी सी टिप है। अच्छा, पर ये अलग अलग क्यों है? उसकी जिज्ञासा जाग उठी। अलग अलग वजहों से। डीप वेब में नॉर्मल सर्च इंजन जाते ही नहीं हैं, स्पेशल कोड डालने होते हैं तभी जा सकते हैं। ये पूरा सिक्योर सिस्टम होता है। यहाँ बैंक के पासवर्ड जो नेट बैंकिंग में इस्तेमाल करते हैं, जीमेल वगैरह वगैरह के पासवर्ड होते हैं, सब कुछ गड़बड़ ही नहीं होता। कभी कभी किसी फिल्म का म्यूज़िक भी मिल जाता है जो अभी रिलीज़ ही नहीं हुई, या 12वीं शताब्दी की किसी केक की रेसिपी। पर कई बार हैकर्स यहीं तक एक्सेस करके हमारा डेटा उड़ा लेते हैं, साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। अच्छा, पर हैकर्स वहाँ तक कैसे जाते हैं? उसने जानना चाहा। क्यों बे, किसी का बैंक अकाउंट हैक करना है क्या?
बताने वाले लड़के ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। वो और उसके सारे दोस्त हंसने लगे। उसका मुंह उतर गया। तभी एक बच्चे ने दूसरे से कहा, बता दे यार, बच्चा जानना चाहता है। कई पब्लिक फोरम वाली साइट पर कई बार वहाँ जाने के कोड मिल जाते हैं। वहाँ कई अच्छी और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी होती है काम की, उन्हें पढ़ा जा सकता है। पर वहाँ जाकर इतना आसान नहीं है कि हैकिंग कर पाओ बच्चे, उसने हंसते हुए कहा। नहीं, मैं तो बस जानना चाहता था डार्क वेब को। आज उसे इस नई जानकारी को जानना ही था। डार्क यानी बिल्कुल छिपा हुआ, जल्दी पहुंच नहीं सकते। वहां जाने का भी कोड तो डीप वेब से मिलेगा बच्चे, वो पाना भी आसान नहीं है। उनके ब्राउज़र भी अलग हैं, इल्लीगल है बच्चू, जाइए मत वहाँ। जासूस जाते हैं, क्रिमिनल भी। गैर कानूनी चीज़ों की खरीद फरोख्त भी हो जाती है और कुछ खतरनाक वीडियो गेम भी हैं वहाँ। खेला नहीं कि गए, उसने अपनी गर्दन को उड़ाने का इशारा करते हुए कहा। एक बार फिर सब हंसने लगे। पर अब वहाँ सरकारें भी पहुँच जाती हैं, जाइयो मत वरना जेल की हवा खाओगे, ध्यान से रहना, एक बड़े बच्चे ने उसे थोड़ा डराते हुए कहा। आज उसके सामने नई जानकारी की एक नई दुनिया खुली थी। कुछ ऐसा जाना था जो उसे सर्च करने पर विवश कर रहा था। मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है कि जिस चीज़ के लिए मना किया जाए उसे करने का सबसे ज़्यादा मन करता है। वो भी अपवाद नहीं था। उसकी रुचि उन खतरनाक वीडियो गेम्स में थी। घर पहुंचकर इस बारे में कई आर्टिकल पढ़े। कुछ दिन देर रात तक जग कर सही गलत करता रहा और एक दिन पहुंच गया एक अनजानी दुनिया में। वहीं पर उसकी नज़र पड़ी एक नए गेम पर जिसका नाम था ब्लू व्हेल। यूं तो ब्लू व्हेल संसार का सबसे बड़ा जीव है, पर इस गेम का नाम उस पर रखने के पीछे एक खास मकसद था। क्योंकि ये ब्लू व्हेल समुद्र में तैरती नहीं थी, जिंदगियां निकलती थी पूरी की पूरी। इसका आसान शिकार थे जिंदगी से उबे हुए लोग, खासकर किशोर वय के बच्चे। इस गेम में प्रतियोगियों को कुछ समय 50 अलग अलग टास्क पूरे करने होते हैं और हर टास्क पूरा करने के बाद ही अगला टास्क मिलता। जिंदगी की चिंगारी जलाने की चाह ब्लास्ट तक ले जा सकती है। इस बात से अनभिज्ञ देवांश ने गेम खेलना शुरू किया। यह गेम वीडियो कॉल पर होता था जिसमें ऑर्गेनाइज़र उसे देख सकता था, पर वो उसे नहीं। अगला टास्क जो उसे मिला था एक पेपर शीट पर व्हेल बनाकर उसे ब्लू कलर में रंगने का। ये टास्क रात में सबके सो जाने के बाद ही पूरे करने होते हैं। वो 2 से 3 बजे रात में इस काम को अंजाम देने लगा। कमरा तो उसका अलग था ही, पर अब वो टास्क पूरे करने के कारण उसे थोड़ी देर को अंदर से बंद कर देता था। कुछ हल्के फुल्के टास्क करने के बाद एक रात उसे हॉरर मूवी देखने का टास्क मिला, वो भी अकेले। क्या करे, देखे कि ना देखे। इसी ऊहापोह में वो मम्मी पापा के साथ डिनर कर रहा था कि पापा ने गुस्से में सब्जी की कटोरी हवा में उछाल दी। नमक तक नहीं है इसमें, होश कहाँ रहता है तुम्हारा? दिन भर बाद रात में तो 2 पल सुकून से बैठ के खाने को मिलते हैं, तब ऐसा खाना। मम्मी ने भी अपनी सब्जी उसी तरह हवा में उछाल दी। मैं कोई बिस्तर नहीं तोड़ती रहती हूँ, घर आकर भी काम की जिम्मेदारी मेरी। नौकरी ना करूँ तो EMI भर पाओगे क्या? आखिर मैं भी तो काम करती हूँ। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। देवांश से खाना नहीं खाया गया। वो अपनी रोटी का रोल बनाकर अपने कमरे में आ गया। बहुत देर तक उन दोनों के झगड़ने की, फिर फर्श साफ करने की, फिर काम के प्रेशर में आए अपने गुस्से के लिए सॉरी बोलने की आवाज़ें आती रहीं। ये अक्सर का क्रम था और हर बार की तरह देवांश निराश था। अचानक उसे अपना टास्क याद आया। उसने दरवाज़ा बंद कर मूवी देखना शुरू किया। बहुत भयानक फिल्म थी। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। कई बार चीख भी निकली, पर उसने मुंह को कसकर दबा लिया। डरते डरते ही सही, पर आखिरकार उसने फिल्म देख ही ली। अगला टास्क था पूरे दिन रात में सिर्फ 3 घंटे सोने का। उसने पूरा किया। उसका अगला टास्क था पूरी रात जागने का। ये उससे नहीं हो पाया। फिर स्कूल भी तो जाना है, कैसे करेगा? डिनर करते वक्त पापा उसकी मैथ्स की कॉपी देख रहे थे। उन्होंने एक थप्पड़ देवांश के गाल पर जड़ दिया। रोटी छिटक कर दूर जा गिरी। ये सवाल तो मैंने बताया था ना, ये भी गलत कराए। यहाँ हम साहबजादे के लिए फ्लैट की EMI भरते भरते अपने को होम किए दे रहे हैं। पापा जोर से कड़के। देखो, ऑफिस का गुस्सा देवांश पर न निकालो। एक बार दोबारा बता दोगे तो तुम्हारा क्या कुछ घट जाएगा? मुझे तो रोज़ घर के काम करने पड़ते हैं और तुम चाहते हो कि एक बार सवाल बताकर फ्री हो जाओ। मम्मी भी कड़की। देवांश अपने कानों पर अंगुली रखकर अपने कमरे में चला आया। उस रात उसने पूरी रात जागकर न सिर्फ टास्क पूरा किया, बल्कि एनिमल फाइट की कई तस्वीरें भी पेंट की।
अगली रात फिर जागना था। इस बार कोई ऊहा-पोह उसके मन में नहीं थी। फिर उससे अगला टास्क था पूरी रात जागकर किसी एक खास शब्द को दोहराने का। कहाँ जानता था मासूम देवांश कि कई रात जगकर किसी खास शब्द को दोहराने से उसकी ब्रेन वॉशिंग शुरू हो गई है। वो बहुत सोचने की स्थिति में अब नहीं था। जिंदगी से भाग तो वो पहले ही रहा था, अब उसने एक खास दिशा ले ली थी। उससे अगला टास्क अपनी पैंट उतारकर अपने को देखना। देवांश असमंजस में पड़ गया। टास्क फिर से दोहराया जाने लगा। फिर देवांश के सोचने समझने की क्षमता कम हो गई थी, पर यह उसे बहुत अजीब लगा। कॉल पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, पर बार बार आवाज़ आ रही थी कि अगर ये टास्क पूरा नहीं किया तो आगे नहीं खेल पाओगे। 3 रातों से जागे देवांश को बस एक ही वाक्य सुनाई दे रहा था, अगर ये टास्क पूरा नहीं किया तो आगे नहीं खेल पाओगे, आगे नहीं खेल पाओगे, नहीं खेल पाओगे। धीमे से तेज होती आवाज़ उस पर असर करने लगी। देवांश के हाथ अपने पैंट तक गए और अगले दिन देवांश बहुत नर्वस था, कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने सोचा कि अब कोई टास्क नहीं लेगा। अगला टास्क 3 दिन बाद था। 3 दिन बहुत घबराहट में बीते। चौथी रात को उसने यंत्रवत मोबाइल ऑन किया। आज का टास्क था चाकू या ब्लेड से अपने दाहिने हाथ पर एक बड़ा कट लगाना और जब तक खून बहता रहे देखते रहना। देवांश डर गया। वो घबरा कर बोला, मैं ही कैसे करूँगा? मुझे तो चोट से डर लगता है, खून से भी। ठीक है, सोच लो, अगर तुमने ये टास्क पूरा ना किया तो तुम्हारी पिछले टास्क की फ़ोटो वायरल कर दी जाएंगी। धीमे से तेज होती आवाज़ उसके कानों के पर्दों पर किसी नश्तर सी चुभने लगी। नहीं, ऐसा मत करिएगा प्लीज़, प्लीज़, मैं करता हूँ मैं। मोबाइल में किसी को न देखकर पिछला टास्क पूरा करने वाला मासूम देवांश कहाँ जानता था कि वो इस खेल के ऐसे ट्रैप में फंस चुका है जहाँ से निकलना मुश्किल है। उसने ब्लेड उठा लिया। उसने हाथ पर एक बड़ा कट लगा लिया। खून बहने लगा। वो बहते खून को देखता रहा, रोता रहा। सुबह उठा तो पापा मम्मी से बिजली का बिल कम करने को कह रहे थे। रात में कमरा ठंडा कर एसी बंद कर दिया करो रागनी, इतना बिल भरेंगे तो ईएमआई कैसे भरेंगे? तभी मम्मी की नज़र उसके हाथ पर पड़ी। ये क्या हुआ देवांश? उन्होंने देवांश का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा। कुछ नहीं मम्मी, ट्रूथ एंड डेयर का एक खेल खेल रहा था, उसने हाथ छिपाते हुए कहा। ऐसा कौन सा खेल है जिसमें अपने हाथ पर चोट लगाओ? रागिनी ने पूछा। ब्लू व्हेल, देवांश ने धीरे से उत्तर दिया। इस खौफनाक खेल से अनभिज्ञ रागिनी सुरक्षा के साथ सही खेल खेलने की ताकीद देकर अपने काम में लग गई। इससे ज़्यादा कुछ कहने का समय रागिनी के पास होता भी कहाँ था। हर बढ़ते टास्क के साथ उसे जीवन से विरक्ति लगने लगी और अपने से घृणा और उसका हल। दिन प्रतिदिन उसका व्यवहार बदल रहा था। उसने खाना खाना और बात करना बहुत कम कर दिया था। नींद न लेने से उसकी आंखें उनींदी हो रही थीं। उसकी आंखों से 2 ही भाव झलकते, कभी बेहद गुस्सा तो कभी बेहद निराशा। पिछले कुछ दिनों से तो वो स्कूल भी नहीं गया। रागिनी और विक्रम उसके में बदलाव महसूस कर रहे थे। कुछ टोकते भी तो वो उनकी बात अनसुनी कर देता। कमजोरी उसके चेहरे पर दिख रही थी। दोनों ने फैसला किया कि इस संडे उसे डॉक्टर को दिखाएंगे, पर संडे अभी दूर था। आज वो सुबह से बहुत अपसेट लग रहा था। रागिनी ने सोचा पढ़ाई का टेंशन होगा। उसने पढ़ाई के बहाने टोका तो देवांश ने फुसफुसाते हुए कहा, मम्मा बस गेम का अंतिम टास्क है, पूरा हो जाए फिर आपको कोई शिकायत नहीं होगी। रागिनी निश्चिंत हो उसके गाल पर पप्पी लेकर ऑफिस चली गई। ऑफिस में आज माहौल कुछ दूसरा ही था। सभी लोग कुछ चिंतित थे। रागिनी ने महसूस किया कि आज वो ऑफिस के सहकर्मी नहीं, बस माता पिता थे जो अपने बच्चों के वीडियो गेम्स खेलने पर चिंतित थे। अब बच्चे हैं तो वीडियो गेम खेलेंगे ही, ये सोचकर रागिनी ने उनकी बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर फोकस करने का मन बनाया। आखिर माता पिता हैं तो चिंता तो करेंगे ही, पर यह तो आज के ज़माने का चलन है। 1 बजे लंच ब्रेक में उसने अपने सहकर्मी मोहिनी से कहा, क्या बात है, आज सभी को अपने बच्चों की टेंशन है? मोहिनी दीवार पर आंखें गड़ाकर लंबी सांस लेते हुए बोली, क्यों ना हो, आज हम सब पैसा कमाने में जुटे हैं, पैसे जोड़ रहे हैं, महंगी सुविधाओं के ईएमआई भर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य सुनहरा हो। वहाँ घर पर हमारे बच्चे मोबाइल लैपटॉप पर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। क्या मतलब? मोबाइल लैपटॉप पर समय की बर्बादी तो समझ आती है, पर जान खतरे में डालना? रागिनी ने प्रति प्रश्न किया।
मोहिनी आश्चर्य से उसकी ओर देखती हुई बोली, क्या तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा? मुंबई के एक 14 साल के छात्र ने एक वीडियो गेम के टास्क को पूरा करने के लिए आत्महत्या कर ली। उस गेम का अंतिम टास्क आत्महत्या ही होता है। अच्छा, ऐसा कौन सा गेम है? रागिनी के स्वर कांप रहे थे। उस गेम का नाम है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल? शब्दों को दोहराते हुए रागिनी को जोर का झटका लगा। यही तो कहा था देवांश ने। मुंह का कौर जैसे गले में अटक गया। उसमें उसमें ऐसा क्या खतरनाक है? पूछते हुए उसके स्वर कांप रहे थे। तुम्हें नहीं पता? आत्महत्या के लिए उकसाने वाला है ये गेम। जाने कैसे हमारे बच्चे फंस जाते हैं एडवेंचर के चक्कर में। इस गेम का तो अंतिम टास्क ही हाथ पर चाकू से वेल बनाकर आत्महत्या करना है। इससे एक आध टास्क पहले चाकू से डीप कट लगवाते हैं राक्षस कहीं के, मोहिनी ने बताया। क्या? रागिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। कांपते हाथों से विक्रम को फोन मिलाया पर गला रुंध गया। शब्द मुंह की देहरी पार करने से इनकार करने लगे। बहुत हिम्मत जुटाकर बोली, विक्रम, अभी के अभी मेरे ऑफिस आ जाओ, फिर घर चलते हैं। व्हाट? विक्रम ने आश्चर्य से कहा। तुम्हें पता है ना आज मेरी कितनी ज़रूरी मीटिंग है। बात क्या है? तुम अकेली ही चली जाओ। रागिनी अपने आंसुओं का सैलाब रोकते हुए बोली, जिंदगी की दौड़ में हम सब अकेले ही हो गए हैं विक्रम, पर अपने अपने वृत्त में भागते हुए भी ये एहसास तो रहता ही है कि हमारे वृत्त देवांश पर आकर ओवरलैप करते हैं। आज उसी देवांश को हमारी ज़रूरत है। वो स्कूल से आ गया होगा और खाना खाकर वीडियो गेम खेलने लगा होगा। तो इसमें नया क्या है? विक्रम ने बात बीच में काटते हुए कहा। नया है उसका डेडली गेम ब्लू व्हेल, जिसका आज अंतिम टास्क वो खेलने जा रहा है। क्या? विक्रम ने लगभग चीखते हुए कहा। ब्लू व्हेल की चर्चा आज उसके ऑफिस में भी थी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, विक्रम ने अपने घुमड़ते हुए मन को नियंत्रित करते हुए कहा। बाहर बारिश हो रही थी। आसमान में इतने काले बादल घिरे हुए थे कि दोपहर में रात का एहसास हो रहा था। रागिनी और विक्रम के ऑफिस का फासला आधे घंटे का था, पर रागिनी को लग रहा था कि जैसे विक्रम के आने में युगों बीते जा रहे हैं। ऑफिस में बात फैल चुकी थी कि रागिनी का बेटा ब्लू व्हेल खेलता है। सारा ऑफिस रागिनी को घेरे खड़ा था। सब उसकी मनोदशा समझ रहे थे। खाने वाले ये भी कह रहे थे चाइल्ड लॉक लगाना था, इंटरनेट की कुछ साइट्स ब्लॉक करनी थी। पर वो अब क्या करे? किसी ने देवांश को फ़ोन करने को कहा। रागिनी ने फ़ोन मिलाया। घंटी जाती रही पर देवांश ने फ़ोन नहीं उठाया। रागिनी के सब्र का बांध टूट गया। नेत्रों की गंगा जमुना में बाढ़ आ गई। विक्रम के आते ही रागिनी उससे लिपट कर रो पड़ी। विक्रम, मेरे देवांश को बचा लो। विक्रम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, कुछ नहीं होगा हमारे देवांश को, कुछ भी नहीं। दोनों गाड़ी में बैठ गए। विक्रम ने गाड़ी चलाना शुरू किया, पर यह क्या, गाड़ी के वाइपर चल ही नहीं रहे थे। गाड़ी का शीशा उनके मन की तरह धुंधला था। तेज बारिश में उन्हें बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी रेंग रेंग कर ही चल पा रही थी। विक्रम और रागिनी के दिल की धड़कनें भय से बढ़ती ही जा रही थीं। बीच बीच में रागिनी देवांश को फ़ोन मिला रही थी, पर देवांश उठा ही नहीं रहा था। ये बात उसके भय को और बढ़ा रही थी। रागिनी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि देवांश ब्लू व्हेल जैसा खतरनाक खेल खेल रहा है? मुझे पता होता तो शायद मैं उसे रोकता। बारिश की वजह से पल पल होती देर और बढ़ती झुंझलाहट के कारण उपजा क्रोध रागिनी पर बरस ही पड़ा। देखो विक्रम, इस समय मुझे कुछ मत कहो। मैं ये मानती हूँ कि मुझे उसे वक्त देना चाहिए था, लेकिन मेरे पास तो घर में ही काम रहता है। तुम तो घर आकर तिनका भी इधर से उधर नहीं करते हो। दुनिया भर की खबरों के साथ अगर अपने बेटे की खबर रखते तो खुद ही मना कर चुके होते उसे। गालों पर ढुलकते आंसुओं को पोंछते हुए रागिनी ने कहा। हाँ रागिनी, मेरी गलती है, पर अब क्या करें, गाड़ी भी इतने धीरे चल रही है। कहते हुए विक्रम ने कार की स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। हे ईश्वर, सब ठीक हो। शुभ शुभ बोलो विक्रम। देवांश फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। मैं पड़ोसियों को फ़ोन मिलाती हूँ, वो देखकर बता सकेंगे। कहते हुए रागिनी ने पड़ोस में फ़ोन किया। हेलो दीक्षित जी, माफ़ कीजिए आपको डिस्टर्ब किया। वो देवांश फ़ोन नहीं उठा रहा है। आप प्लीज़ दरवाज़ा खटखटा कर देख लें कि सब ठीक है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, रागिनी ने अपनी रुलाई रोकते हुए कहा। आप कौन हैं? उधर से आवाज़ आई। मैं देवांश की मम्मी रागिनी गुप्ता। ओ माफ़ करिएगा, आपका नंबर शायद डिलीट हो गया था, मैं ज़रूर देख लेता। पर अभी हम लोग पूरे परिवार के साथ एक हफ़्ते के लिए शिमला आए हुए हैं। आप नीचे के फ्लोर वाले रायजादा जी से पूछ लीजिए। नंबर है आपके पास या मैं दूँ?
जी धन्यवाद, नंबर है। आसपास के कुछ नंबर देवांश की वजह से ही वक्त ज़रूरत काम पड़ने की वजह से ले रखे थे, पर कभी फ़ोन मिलाना नहीं हुआ। सभी तो भाग रहे थे अपने अपने घेरे में। उसने आसपास के और लोगों को फ़ोन मिलाना शुरू किया। आज ही रागनी को पता चला कि पड़ोस के 2 लोग आउट ऑफ स्टेशन हैं। एक को सीवियर हार्ट अटैक आया हुआ है और अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। एक की बेटी की आज सगाई है, इसलिए वो गेस्ट हाउस में है, क्योंकि फंक्शन वहीं से हैं। क्या है शहरी जीवन की लाचारी। हमें अपने ही पड़ोस की कोई खबर नहीं रहती और दुनिया बदलने के ऊपर घंटों तर्क करते हैं। पूरा ग्लोब एक विलेज बन गया है और विलेज ग्लोब। आज भी तो रागिनी ने अपने ही मतलब से फ़ोन मिलाया था, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देवांश की कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही थी। सब्र का बांध टूट पड़ा। एक तो बारिश, ऊपर से रेंगती हुई गाड़ी, पल पल होती देर और बढ़ती धड़कनें। मोहल्ले में चारों ओर खूब अंधेरा था, लाइट नहीं आ रही थी। बाहर का अंधेरा अंदर के अंधेरे से टक्कर ले रहा था। फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रागिनी ने मोबाइल की टॉर्च जला ली। धड़कते दिल से रागिनी ने गेट खटखटाया। कोई आवाज़ नहीं आई। रागिनी रोने लगी। विक्रम ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। कोई आवाज़ न आने पर रागिनी को अपनी आशंका सच में बदलती हुई नजर आई। वो वहीं ज़मीन पर पसर गई। आंसू उसकी धड़कनों से भी तेज बहने लगे। विक्रम ने दरवाज़ा तोड़ने का मन बनाया। वो पूरी ताकत से अपने कंधे दरवाजे पर मारने लगा। तभी दरवाज़ा खुला। देवांश अपनी उनींदी पलकों को मलते हुए आश्चर्य से देख रहा था। मम्मा, पापा, आप इतनी जल्दी? सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, लाइट नहीं आ रही थी, इंटरनेट काम नहीं कर रहा था और इन्वर्टर की बैटरी भी डाउन है। मुझे डर लग रहा था, मैं मुंह ढककर लेट गया, फिर नींद आ गई। रागिनी और विक्रम की जैसे जान में जान आ गई। उन्होंने उसे दौड़कर गले से लगा लिया। रागिनी देवांश को बार बार चूमे जा रही थी। वह बुदबुदाते हुए भगवान को धन्यवाद दे रही थी। विक्रम धीरे धीरे अपने रुमाल से अपने आंसुओं को पोंछ रहा था। एक बड़ी विपदा आते आते टल गई। थोड़ी देर में लाइट आ गई। उनके रोते हुए चेहरे देखकर देवांश ने पूछा, मम्मी पापा, क्या बात है? रागिनी देवांश के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा हम बहुत डर गए थे, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लगा, हम घबरा गए, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लग गई। दरअसल आज जल्दी आकर हम तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे। हमने सोचा था कि आज की शाम हम अपने बेटू के साथ मस्ती करेंगे। वे अभी तक गेम के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। ओके मम्मा। उसकी आवाज़ में कोई उत्साह नहीं था। रागिनी उसका मनपसंद आटे का हलवा बनाने किचन में चली गई और विक्रम देवांश से फुटबॉल मैच के बारे में बातें करता रहा। देवांश चुपचाप सुनता रहा। इसी बीच विक्रम नेट पर गेम के बारे में पूरी जानकारी लेता रहा। वो ये पढ़कर घबरा गया कि कैसे बच्चे साइबर बुलिंग के दलदल में फंसते जाते हैं और आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। पकड़ में आते हैं तब तक कई बच्चों को शिकार बना चुके होते हैं वो लोग। पढ़कर विक्रम डर गया। माथे पर पसीना चुचुहाने लगा। उफ, क्या क्या बीत रही थी उसके बच्चे के साथ और वो दोनों अनजान बने रहे। पता नहीं देवांश कहाँ तक पहुँचा है। बातों बातों में रागिनी ने देवांश के सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत प्यार से पूछा, बेटा तुम जो गेम खेल रहे थे ट्रुथ एंड डेयर का, वो क्या नाम बताया था तुमने? ब्लू व्हेल? क्या क्या टास्क पूरे किए तुमने? हमें भी तो बताओ। आज उसका आखिरी टास्क था क्या? नहीं मम्मा, आखिरी टास्क नहीं था, वो तो मैंने सुबह ऐसे ही कह दिया था। अभी तो मैं 43 टास्क पर हूँ। आखिरी तो 50 होता है, वो तो रात में खेलते हैं। टास्क के बारे में बताते हुए देवांश उदास हो गया। रागिनी की सांस जैसे वहीं की वहीं अटक गई। फिर वो रागिनी से लिपट कर रोने लगा। मम्मी, मैं मरना नहीं चाहता, मैं तो बस लाइफ में हल्की सी थ्रिल चाहता था। पर मुझे बचा लो मम्मी, वो गंदे लोग हैं, बहुत गंदे। उसने सारी बात बता दी। रागिनी ने उसे सीने से लगा लिया। वो भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। तभी विक्रम भी आ गया। उसने दोनों को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। विक्रम ने तुरंत साइबर क्राइम को रिपोर्ट करी। वहीं उसे पता चला कि गेम का मास्टरमाइंड फिलिप पकड़ा गया। अभी तक 116 बच्चे विश्व भर में इसके शिकार हुए हैं। अपराधियों के खिलाफ जांच व कार्रवाई की जा रही है। यह जानकर विक्रम ने चैन की सांस ली। उसका बच्चा, उसका देवांश बाल बाल बच गया था। उसने रागिनी और देवांश को बताया। रागिनी ने देवांश के गाल चूम लिए। सबने राहत की सांस ली। रागिनी ने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया। दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं।
जिंदगी जैसे मौत के मुंह से लौट कर आई थी, पर रागिनी और विक्रम के सिर से खौफ का साया अभी उठा नहीं था। यह चमत्कार हर बार तो संभव नहीं। देवांश के सोने के बाद भी उनकी आंखों में नींद नहीं थी। दोनों बार बार करवट बदल रहे थे। विक्रम सोए नहीं क्या? विक्रम के जागे होने का अंदाज लगाते हुए रागिनी ने पूछा। नहीं रागिनी, नींद नहीं आ रही। मन ये सोचकर घबरा रहा है कि अगर हम चूक जाते तो देवांश शायद आज हमारे साथ नहीं होता। बार बार मन खुद को कोस रहा है कि हमने अपने बच्चे को सुविधाओं की ब्लू व्हेल के पैने दांतों में कैद कर दिया है। कितना अकेलेपन से जूझता रहा बेचारा, और हम उसके सुरक्षित भविष्य के लिए अपनी नौकरी से कहीं ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीद कर ईएमआई भरने के दबाव में अपने बच्चे का समय, पेरेंट्स के दुलार का उसका हक छीनते रहे। सच कह रहे हो विक्रम, हम भी कितना झगड़ने लगे हैं। हमें देखकर कोई कह नहीं सकता कि हमने प्रेम विवाह किया था। हमारे झगड़ों का भी तो असर देवांश पर पड़ता है। समय की कमी और काम का अतिरिक्त दबाव हमें खोखला कर रहा है। कभी कभी लगता है कि इन मैटेरियलिस्टिक चीज़ों की ईएमआई भरते भरते हम जीवन की, खुशियों की, आपसी समय की ईएमआई भरना भूल जाते हैं और ढेरों सुविधाओं के बीच में ज़िंदगी दिवालिया होती जाती है। रागिनी ने विक्रम के कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा। सही कहा तुमने, पर अब ऐसा नहीं होगा। हम एक तरफा दौड़ने लगे हैं। संतुलन तो बनाना ही होगा। नहीं तो मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम साथ दो तो। विक्रम ने रागिनी की ओर देखकर कहा। क्या? मैं सोच रहा हूँ ये फ्लैट बेच कर 1 बेडरूम फ्लैट ले लूँ। किसको दिखाना है और यहाँ किसके पास दूसरे का देखने का समय है। वो हमारी रेंज में पड़ेगा, ईएमआई भी कम देनी पड़ेगी, ओवर टाइम भी नहीं करना पड़ेगा, और हम देवांश को, एक दूसरे को, घर, गांव, अम्मा को समय दे पाएंगे। विक्रम ने रागिनी के बाल सहलाते हुए कहा। मैं तैयार हूँ विक्रम। फ़िलहाल तो मैं कल से 20 दिन की छुट्टी लूँगी। देवांश को अभी हमारी बहुत ज़रूरत है। कल ही उसे मनोवैज्ञानिक को दिखाऊंगी ताकि वो इस ट्रॉमा से बाहर निकल सके। फिर जब वापस ऑफिस जाने लगूंगी तो उन 3-4 घंटों के गैप के समय में उसकी आया दीदी और ट्यूशन टीचर को फिर से बुला लूँगी। तुम्हारी छुट्टी खत्म होने के समय मैं भी छुट्टी ले लूँगा और 4-5 दिन के लिए हम हरिद्वार चलेंगे और लौटते हुए गांव में अम्मा से मिलकर आएंगे। जिंदगी की ईएमआई भरने का प्लान तैयार होते ही दोनों के चेहरे पर राहत की हल्की मुस्कान तैर गई। उन दोनों ने महसूस किया कि सोता हुआ देवांश भी मुस्कुरा दिया और घर की दीवारें भी। अभी आप सुन रहे थे वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी जिंदगी की ईएमआई। बच्चों की उपेक्षा कर कर पैसे कमाने वाले पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।